हिंदी की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका शशि श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी प्रेत मुक्ति। हिंदी कथाकारों में शशि श्रीवास्तव जी एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। प्रस्तुत है कहानी प्रेत मुक्ति, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्रॉसिंग बंद था। शहर का एक बाजार क्रॉसिंग के मुहाने से जुड़ा था, जहां सुई से लेकर कार व औरत से लेकर दास तक उपलब्ध थे। दिन के 24 घंटों में कम से कम 14-15 बार क्रॉसिंग बंद होता खुलता था। खुलने पर अक्सर जाम लग जाता था। बिट्टो जब भी यहाँ से गुजरी, किस्मत से ही क्रॉसिंग कभी खुला मिला हो तो मिला हो। क्रॉसिंग आज भी बंद था। बड़े वाहनों वाले जब मुहैया लेते निर्बाध यात्रा के पावों में पड़ी अवरोध की बेड़ियों के कटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पैदल और साइकिल वाले कूद फांद कर इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रहे थे। बिट्टो का टेम्पो भी रुका था। आमने सामने की दोनों सीटों पर 6 की जगह 8 सवारियां ठुसी हुई थीं। टेम्पो के भीतर की हवा दमघोटू थी। उसने इधर उधर देखकर अपना सर बाहर निकाला और अपनी दम तोड़ रही सांसों को उस पेट्रोल और डीजल के जलने से जहरीली हो गई हवा के हवाले कर दिया। सहसा उसके टेम्पो के आगे बगल वाली कतार में खड़ी एक मारुति 800 में बैठे उसी की तरह अपना सिर निकालकर इधर उधर देख रहे शख्स ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा कि बिट्टो की यादों की पिटारी में खलबली मच गई थी। एक सवाली बेताल उसके सिर के टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा हो गया था। ये है कौन? जीवन के किसी पिछले मोड़ पर बिछड़ गया कोई साथी या पूर्व जन्म का कोई संबंधी? नेह की कोई डोर थी जो उधर खींच रही थी, खींचे चली जा रही थी। तभी अपने से लगने वाले उस अजनबी ने अपना चेहरा फिर पीछे घुमा लिया था। इस बार बिट्टो की आंखों के आगे पसरा अपरिचय का धुंधलका छट गया था। उसके मुख से सुक्खू की पुकार निकल पड़ी थी। इसके पहले कि सुक्खू एक बार फिर इस भीड़ की नदी में डूब जाए, उसने जल्दी से अपने पर्स से एक 10 का नोट निकाला और टेम्पो वाले के हाथ में पकड़ा कर उस गाड़ी की ओर लपक गई थी। इंतजार की आग में झुलस रहे लोगों पर जैसे उस कोयल की कूक सी आवाज़ ने जादू कर दिया था। वे ऊबना झुंझलाना छोड़ मंत्र मुग्ध से उस पुकारने वाली और जिसे पुकारा गया उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठे थे। पर जो देखा था उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें कि 21-22 वर्ष की खासी सुंदर दिखने वाली इस लड़की को इस गहरे सांवले 33-34 साल के नाटे कद के व्यक्ति में क्या दिखाई पड़ा जो इसे देखते ही दीवानों की तरह इसकी ओर दौड़ पड़ी। प्यार अंधा होता है। ऊंच नीच, जात को जात, रूप रंग कहाँ देखता है। कुछ ने सोचा, भाई भी तो हो सकता है या कोई और रिश्तेदार, पर उम्र में इतने बड़े संबंधी का नाम क्यों लेगा कोई सोच रहा था। पर कौतूहल और आश्चर्य के महासमुद्र में गोते लगातार छोड़ वे दोनों भीड़ की उस महानदी से निकल गए थे। सुक्खू ने सदा की तरह बिट्टो को कंधों से पकड़ वाहनों से बचाते हुए दाईं ओर की सड़क के किनारे खड़े एक फ्रूट जूस के ठेले पर ले जाकर खड़ा कर दिया था और बिट्टो के मना करने के बाद भी उसने 2 मौसमी जूस के गिलासों का ऑर्डर दे दिया था। दोनों वहाँ पड़े स्टूलों पर बैठ गए थे। दोनों चुप थे। बातें बहुत थीं। उनके भीतर गाढ़ा सवाली कोहरा था। आंखें सजल थीं, दिल भारी था दोनों का। सुक्खू अपराध बोध और ग्लानि से झुके कंधों के साथ बिट्टो से आंखें चुरा रहा था। उसने जो किया क्या बिट्टो भूल गई होगी या उसे किसी ने बताया नहीं? उसने जो किया उसे जान समझकर भी भला उसे देखकर पागलों की तरह ही उसकी ओर दौड़ पड़ना सुक्खू ने देखा था। बिट्टो की आंखों में कहीं कोई शिकायत नहीं थी। तो क्या वो भूल गई सब कुछ? सुक्खू सोच रहा था। बिट्टो को धुंधली सी याद थी उस वक्त की, उस घटना की जिसने सुक्खू को उससे और सुक्खू से उसका घर, गांव, परिवार सब छीन लिया था। क्या कहें, कैसे कहें कि उधेड़बुन चल ही रही थी उसके भीतर। खासकर बात कहाँ से शुरू करें, वे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए इंसानी फितरत से मजबूर अपने आज से आंखें चुराकर अतीत के पिछले गलियारों में घुस गए थे और इस शहर की चकाचौंध, रोशनी के सैलाब, चमकते दमकते बाजार और गगनचुंबी इमारतें सबको दरकिनार करता एक कुल
30-35 घरों का गांव डगाया था उसके सामने, जिसके ठीक बीचों बीच खड़ा था राजमुकुट सा एक बड़ा सा घर। उसके छत, आंगन, दालान, कुआं और उसके मुंडे यानी बिट्टो का राज सिंहासन, घर की उसकी सबसे मनपसंद जगह। सब जीवंत हो उठे थे। माँ की पलक झपकी नहीं कि बिट्टो कुएं के मुंडेर पर लटक उसकी अथाह अनंत जलराश में दबे खजाने की खोज में लग जाती। बेटी को मौत के मुहाने के इतने करीब देखकर ललाइन की सांसें रुक जाती, उनके पांव जड़ हो जाते, जुबान पर लकवा मार जाता कि छलावे सा सुक्खू प्रकट हो जाता और बिट्टो को अपनी गोद में सुरक्षित कर लेता। ललाइन की जान में जान आ जाती। पर सुक्खू के पास और भी तमाम काम थे। खेत खलिहानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सत्तू पानी ले जाना लाना। लाला भी गांव में किसी को बुलाने भेजें तो सुक्खू, क्या क्या करे सुक्खू। उसकी लगातार घर से अनुपस्थिति ललाइन के गले की फांस बन जाती। बिट्टो उनके रोके न रुकती। कुएं पर नहीं तो आंगन का दरवाज़ा खुला पाकर बाहर निकल जाती वो, और उचक कर नीम के खोखल में रहते सांप को देखने की कोशिश करती या पेड़ पर रहते पक्षियों से बतियाती और किसी चिड़िया तोते को उड़ता देख उसके पीछे दौड़ पड़ती। एक दिन तो दौड़ते दौड़ते गांव के तालाब तक पहुंच गई और बत्तख देखने के लिए पानी में घुस गई। वो तो सुक्खू ने देख लिया, वरना जाने क्या हो जाता। तब गांव के सबसे समृद्ध घर में बिट्टो समेत कुल 5 प्राणी थे। एक बिट्टो की माँ यानी ललाइन, दूसरे उनके पति यानी छोटे लाला और तीसरे बड़े लाला। छोटे लाला के पिता रिटायर्ड नायब तहसीलदार, चौथे बड़े लाला के छोटे भाई रिटायर्ड कानूनगो श्याम बिहारी उर्फ नन्हे लाला। ललाइन को सारे दिन लाला द्वय का खाना बनाने से ही फुर्सत नहीं। जहाँ बड़े लाला अल्सर के मरीज थे, उनकी पसंद कहें या मजबूरी, उबला बिना तेल मसाले का खाना। वहीं नन्हे लाला तेल मसाले वाले चटपटे खाने के शौकीन। पहले बड़े लाला भी खाते थे वही सब, पर क्या करें इस अल्सर का कि डॉक्टरों ने सब कुछ बंद करवा दिया। वो तो गनीमत है कि छोटे लाला को सिर्फ पेट भरने से मतलब है। वे दाल सब्जी में नमक के बिना भी काम चला लेते हैं कि खाने में जायका लेने या ढूंढने का वक्त ही कहाँ उनके पास। एक नए कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग और कॉलेज को सरकारी मान्यता दिलवाने का दायित्व भी कॉलेज प्रबंधन ने उन्हीं को सौंप रखा है। अतः घर से रात में सोने भर का नाता है उनका। अब बड़े दोनों लाला ठहरे कानून और कचहरी के अच्छे खासे जानकार, सो उनके गांव सिमरी का क्या, आसपास के 10 गांव के लोग जो दोपहर से उनकी बैठक से लेकर दालान तक जुड़ते हैं तो अंधेरा घिरते घिरते तक मजमा जमा ही रहता है। ऐसे में बिट्टो की पहरेदारी कौन करे। सो तय किया गया कि सुक्खू को घर के बाहर के कामों से हटाकर बिट्टो की निगहबानी के लिए लगा दिया जाए। सुक्खू उसे अपनी पीठ पर लाद कर पूरे गांव की सैर कराता, नीम के खोखल में रहने वाला सांप भी दिखाता, अपने भुसौरी वाले घर में उसे झूला झुलाता। उसकी माँ सुक्खी बिट्टो को देख कर निहाल हो जाती। सुक्खू की माँ सुक्खी उसे अपने सीने से लगा लेती और कुछ देर को 4 साल में पैदा होते ही मर गई अपनी 2 बेटियों का दुख भूल जाती। बिट्टो उसकी छातियों से भरा सारा अमृत पी जाती, लेकिन अपने घर में कुछ भी खाने पीने के लिए ललाइन को तिगनी का नाच नचाती, पर सुक्खी के साथ दाल रोटी जरूर खाती। सब कुछ ठीक चल रहा था। अपने गांव के 10-20 कोस के इलाके में लाला का रौब रुतबा कायम था। छोटी जाति वाले हों या ऊंची जाति वाले, लाला के आगे सिर उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। दरअसल लाला लोगों के अदालती मामले ही नहीं सुलझाते थे, वे लोगों की हारी बीमारी व शादी ब्याह की ज़रूरतों पर भी मदद करते थे। देते उधारी थे, पर ब्याज वगैरह नहीं लेते थे। जो जैसे दे पाता वो चाहे अन्न की शक्ल में हो या खेती बाड़ी का काम करने वालों से खेतों में काम करवा लेते थे, इसलिए लोग उनका दबदबा स्वीकार करते थे। हाँ, कुछ ब्राह्मण जरूर अपने जातिगत अहंकार के चलते मन ही मन उनसे जलते थे। उनकी हर तरह से मदद लेकर भी ये बात भीतर ही भीतर कचोटती थी उन्हें कि उनसे नीची जाति का आदमी उन पर राज कर रहा है। और एक वे हैं कि कहने को तो ब्रह्म के मुख से पैदा हुए हैं, पर रहना पड़ता है लाला के दबाव में। न जाने क्या सूझी ब्रह्मा को भी भीख का कटोरा पकड़ा कर भेज दिया। अब इस जाति के तमगे का क्या करें, ओढ़ें कि बिछाएं। पर मन ही मन कोड़ने और अपना खून जलाने के सिवाय कर कुछ नहीं पाते। पर सब कुछ एक सा कहाँ रहता है ज़्यादा दिन, न वक्त न परिस्थितियाँ। कभी कभी तो वक्त का ऊँट इतनी जल्दी करवट लेता है कि आदमी ठगा सा रह जाता है।
पलक झपकते ही सिनेमा के पर्दे सा पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। ऐसी एक काली रात के बाद सुबह का जो सूरज निकला उसमें रोज वाली चमक दमक नहीं थी। उस दिन बुझा बुझा सा था वो, और लोगों ने जो उस दिन देखा उससे पहले नहीं देखा था कि भले किसी के खेत से अनाज के बोरे और गट्ठर गायब हो जाते रहे हों, खलिहान में आग लग जाती हो या लगा दी जाती हो, जानवर घुस जाते हों, पर लाला के खेतों को आदमी क्या जानवर भी पहचानते थे। आज तक अन्न का एक दाना भी इधर से उधर नहीं हुआ उनके खेतों पर उन्हीं लाला के खलिहान में लगा सरसों का बड़ा सा ढेर राख बना पड़ा था। लाला से जलने वालों का कलेजा जुड़ा गया कि चलो उनके निष्कंटक साम्राज्य के ताबूत में पहली कील तो ठोंकी किसी ने, और वो भी किसी गैर ने नहीं, उन्हीं के घर के खाने पीने से बनी हृष्ट पुष्ट पर छोटे कति काया के मालिक सुक्खू ने। दरअसल ललाइन खाना चाहे जितना भी कम बनाती, पर दीनू के परिवार के 3 जनों के खाने लायक फिर भी बच ही जाता। वैसे भी दीनू तो 8 साल की उम्र से लाला की चाकरी कर रहा था। उसके माँ बाप की टीबी की बीमारी से मौत हो गई थी जब वो 5 साल का ही था। तब बड़ी ललाइन जिंदा थी। उस अनाथ बच्चे के बारे में सुना तो अपने घर में रख लिया उसे। वो छोटे लाला के साथ ही लगा रहता। वे भी 7 वर्ष के थे तब, पर दीनू ने ऐसी हिमाकत कभी नहीं की जैसी सुक्खू कर बैठा। दरअसल जानबूझकर उसने भी नहीं किया। बेध्यानी में ही वो चारपाई पर बैठी बिट्टो के बालों में लगे भूसे के तिनके छुड़ाने लगा था, उसी के बगल में बैठकर कि लाला आ पहुँचे थे। अपने काम में मगन वो लाला को देख नहीं पाया था। प्रजा कमीन उनके सामने चारपाई पर चढ़कर बैठे। इतने बुरे दिन आ गए। लाला द्वय गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उनके गुस्से का कहर फिर सुक्खू की पीठ पर टूटा था। उफ तक नहीं निकली थी सुक्खू के मुंह से। कोड़ों की चोट से उतनी नहीं लग रही थी जितनी पीड़ा इस बात की हो रही थी कि सामने उसका पिता, उसका जनक, निरासक्त व निष्प्रय भाव से सारा तमाशा देख रहा है। जैसे कोड़े उसके इकलौते बेटे की पीठ पर नहीं, किसी जानवर की पीठ पर बरस रहे हों। दौड़कर बब्बा के पांव पकड़ लेता तो बब्बा का कोड़ा रुक न जाता। कितनी बार कितनों की पिटाई के लिए उठे बब्बा के हाथ उस आरोपी के घरवालों की रहम की गुहार पर वहीं के वहीं रुके, खुद देखे थे सुक्खू ने। अतः बब्बा की सजा और पिता की बेरुखी पर भीतर ही भीतर खून के आंसू रोते सुक्खू के भीतर सुलग रहा ज्वालामुखी फिर लाला के खलिहान में लगे सरसों के ढेर में आग लगाकर ही शांत हुआ था। उसी ढेर के पास दीनू भी सो रहा था। एक ढेर जलता जलता उसके ऊपर भी गिरा था। वो तो भस्म ही हो गया होता जो खरबूजों में पानी लगाए रामचरना देख न लेता। उसने जैसे तैसे दीनू को उस आग से निकाल लिया था। हालांकि वो काफ़ी जल गया था, पर 6 महीने की इलाज के बाद चलने फिरने लगा था। जलने से उसके पैर कमज़ोर हो गए थे, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। हाँ, तो ये तय होते कि आग किसने लगाई। पहले तो अज्ञा बैताल हो गए लाला। कई दिन तक नदी नाले जंगल झाड़ियाँ छानी जाती रहीं, पर सुक्खू वहाँ होता तो मिलता। सुक्खू के इस तरह गायब हो जाने पर, दीनू के मौत के मुहाने पर पहुँच जाने पर दीनू की बिरादरी वालों में दीनू के प्रति भात्र भाव जाग गया। पहले जहाँ लाला के बुलाने पर हाथ के कौर छोड़ देते थे, अब 10 बार बुलाने पर भी 20 बहाने बनाने लगे। उनका झुकाव ब्राह्मणों की ओर होने लगा। हार कर लाला को दूसरे गांव से काम वाले बुलाने पड़ते। हालांकि दीनू की अपनी बिरादरी वालों से कोई राह रस्म कभी नहीं रही। उसने उनकी तरह भूख और गरीबी का सामना नहीं किया। ना गोबर से अन्न के दाने पीने थे, ना गेहूं की फसल कट जाने के बाद उन खेतों से गेहूं की बालियां व दानों के लिए खेतों की धूल छानी थी। अब बिरादरी भले एक हो, पर भूखे पेट वालों और भरे पेट वालों में कैसा संभाव और कौन सा भाईचारा। पर लाला की वजह से उनकी बिरादरी का एक 15 वर्ष का लड़का गायब हो गया और उसी का बाप मरते मरते बचा। इस घटना को लाला से जलने वालों ने गांव के कामगारों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि इतना सब होने के बाद और गांव के लोगों और बिरादरी वालों के भारी दबाव के बाद भी सुक्खी ने लाला की ड्योढ़ी नहीं छोड़ी। यूं दूसरे गांव के कई काम वाले अपनी तरफ से रखवाली तो करते उनके खेतों की, पर यह साफ दिखाई पड़ने लगा था कि लाला का रौब और रुतबा कम होने लगा था। कभी चरवाहों की चूक से खेतों में गाय भैंसें घुस जाती, तो कभी आलू के बोरे या गेहूं अथवा सरसों के गट्ठरों की गिनती कम हो जाती। एक बार तो हद ही हो गई, जब बगल के पतारा गांव से लगे आलू के खेत से किसी ने आधे खेत का आलू ही खोद लिया।
लाला ने तत्काल वो खेत उसी गांव के ठाकुरों को बेचकर एक तरह से अपनी हार कबूल कर ली। वे अच्छी तरह जानते थे कि वक्त के साथ बदल जाने में ही भलाई है। अतः शीघ्र अपने गांव का एक चक छोड़कर अन्य गांवों में फैली अपनी जमीन बेचकर पास के कस्बे में ही एक मकान बनवा लिया और बाकी पैसा बिट्टो के नाम बैंक में जमा कर दिया। पर गांव छोड़कर कस्बे का निवास दोनों भाइयों को रास नहीं आया। बुढ़ापा तो था ही, ऊपर से निष्क्रियता से दोनों जनों को तमाम तरह की बीमारियों ने घेर लिया। 5 साल के भीतर ही भीतर दोनों चल बसे। छोटे लाला की व्यस्तता कम होने के बजाय और बढ़ गई। उनका कॉलेज जनपद का सबसे बड़ा कॉलेज हो गया है। मुझसे तो सब सुन लिया, पर अपने बारे में नहीं बताया। मंत्रमुग्ध से बिट्टो की बातें सुन रहे सुक्खू को जैसे नींद से जगाया बिट्टो ने। अपने बारे में बताने के लिए है ही क्या जो बताऊं। एक ठंडी सी सांस लेकर दूर शामियाने से तन गए उस अंधेरे में आंखें गड़ाए रहा कुछ देर, फिर बोला, कैसा इत्तेफाक है। 15 वर्ष पहले भी यही जगह थी जहाँ से बस में चढ़ा था, अपना गुजरा वक्त यहीं छोड़कर, और आज उस समय से मुलाकात हुई तो भी जगह वही है। इतना फ़र्क ज़रूर है कि उस दिन जेब में किराए के पैसे तक नहीं थे और आज अपनी गाड़ी से आया हूँ यहाँ। अच्छा, तो गाड़ी भी ले ली तुमने? चलो फिर घर चलें। काकी आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। दिन में एक बार तो कहती ही हैं कि सुक्खू आएगा ज़रूर कभी ना कभी। बिट्टो उत्साह से सुक्खू का हाथ पकड़कर खींचने लगी। फिर उसके चेहरे पर निगाहें गड़ाकर बोली, जैसे तसल्ली करना चाहती हो कि सुक्खू ही है, कहीं धोखा तो नहीं हुआ उसे। तुम्हें हम लोग की याद नहीं आई, काकी की भी? बिट्टो, कोई किसी का कत्ल कर दे तो उसे कौन सी सजा मिलती है जानती हो? सवाल के एवज सुक्खू के सवाल पर हैरानी से उसका मुंह देखती रह गई बिट्टो कि सुक्खू ने दोबारा पूछा, बताओ। उम्र कैद या फांसी? बिट्टो ने बताया। हाँ, तो मैं अपनी उम्र कैद, जो मैंने खुद ही चुन ली थी अपने लिए, काट कर आया हूँ। और उस तन्हाई में तुम लोगों की यादें और बातें ही तो थीं जिनके सहारे ये उम्र कैद काटी है मैंने। फीकी सी हंसी के साथ त्वरा चाल से क्षितिज से धरा की ओर बढ़ रही अंधेरे की नागिन को देखने लगा था। पर इतने साल आखिर तुम? बिट्टो अपना सवाल अधूरा छोड़कर सुक्खू की ओर देखने लगी थी। उस रात वहां से जो भागा तो सीधे हड़हा से एक ट्रक पर बैठकर यहाँ तक आया। जेब में पैसे तो थे नहीं, सो 3-4 दिन एक जगह मजदूरी की और 50 रुपये हो गए तो जो पहली बस मिली उसी में बैठ गया और बरेली पहुंच गया। रास्ते में एक पादरी मिल गए। उन्होंने सुक्खू को सैमुअल बना दिया और उसके खाने पीने, रहने और पढ़ाई लिखाई का पूरा भार उठा लिया। सुक्खू मर गया था और सैमुअल का एक ही मकसद था कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है। जिस तरह जेल में आदमी का नाम और पहचान मिट जाती है और वो सिर्फ एक कैदी नंबर फलाना या कैदी नंबर फलाना भर रह जाता है, उसी तरह अपनी उम्र कैद के दौरान ये सैमुअल पढ़ता रहा और आज एक बैंक में क्लर्क है। सुक्खू ने सविस्तार अपने उन 15 वर्षों का पूरा हिसाब किताब समझा दिया था बिट्टो को कि तपाक से एक और सवाल दाग दिया था। लेकिन सुक्खू, एक बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई। काका बातें करते थे कि सुक्खू ने सरसों में आग लगाई। चलो, लोगों पर गुस्सा था, पर दीनू काका पर किस बात का? बिट्टो के सवाल का उत्तर टालकर उल्टा प्रश्न किया था उसने। काका से डर लगता है, बहुत गुस्सा होंगे ना मुझ पर? नहीं, गुस्सा क्यों होंगे? तब का तो पता नहीं, हमें याद भी नहीं, पर अम्मा बताती हैं कि बब्बा लोगों से बात करना बंद कर दिया था उन्होंने। बिट्टो जूस का गिलास एक किनारे रखते हुए बोली थी। सुक्खू के चेहरे पर आश्वस्त की दूधिया चांदनी खिल गई थी। उसने देखा था क्रॉसिंग खुल गया था, वाहनों की घर घर हॉर्न्स की चिल्लपों। कुछ लम्हों के लिए स्थिर हो गया जीवन फिर चलने लगा था। जूस वाले को जूस के दाम चुका बिट्टो का हाथ पकड़कर सुक्खू तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ गया था। काका ने हमें माफ़ कर दिया। हमारी वजह से तुम लोगों को गांव छोड़ना पड़ा, जमीन जायदाद सब। गाड़ी में बैठकर अपनी ओर का गेट बंद करते भावुक स्वर में कहा था सुक्खू ने। अच्छा चल, पहले तुझे घर छोड़ दूं, अंधेरा हो गया है, घर पर सब परेशान होंगे। सुक्खू ने बिट्टो को चिंतित देखकर कहा और गाड़ी को इधर उधर से काटता आगे बढ़ा ले गया था। साथ ही चलते हैं, तुम्हें होटल से अपना सामान लेना हो तो ले लो ना। बिट्टो अड़ गई थी बचपन की तरह। अब भी जिद नहीं गई तेरी, इतनी बड़ी हो गई पर। सुक्खू प्यार से उसके सर पर टहोका मारकर बोला।
साथ तो इंसान छोड़ते हैं, आदतें थोड़े ना छोड़ती हैं। क्षणिक में ही संजीदा हो गई थी बिट्टू। अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करने लगी है, पर समझती कुछ नहीं। क्यों नहीं समझती? बिट्टू आंखें तरेर कर बोली। नहीं समझती, कुछ नहीं समझती। जानते हुए भी कि मैं क्या करके भागा था, फिर भी कह रही है कि तू ही बता बहना, क्या मुंह लेकर चलूं, क्या मुंह दिखाऊं अम्मा को, और कैसे काका के सामने जाऊं? सुखू क्षितिज के अनंत विस्तार में दृष्टि गड़ाकर मानो सवाल कर रहा था ऊपर वाले से। फिर बोला, आज भी सोचता हूं तो लगता ही नहीं कि वो सब मैंने किया था। जाने कौन सी प्रेतात्मा सवार हो गई थी मेरे सर पर, जिसने मेरी आत्मा को गहरी नींद सुला दिया था। जब आंख खुली बहुत देर हो चुकी थी। किसी को चिल्लाकर भागते आते देखा कि भाग खड़ा हुआ था। भीतर धधक रही क्रोध की ज्वाला तो बुझ गई थी, पर आंखों के आगे मौत का अंधेरा छा गया था, जिससे बचने के लिए भागा तो आज तक भाग ही रहा हूँ। तुम लोगों से ही नहीं, खुद से भी आंख मिलाने में डर लगता है। हर वक्त एक प्रेत खदेड़ता रहता है पीछे से कि माथे पर लगा इतना बड़ा अदृश्य कलंक का टीका कभी ना कभी कोई तो देख ही लेगा, तब क्या होगा? लोग तेरी परछाई से भी भागेंगे। तुम लोगों को दूर से देख कर ही लौट जाने वाला था कि तुमने मुझे आवाज़ दे दी। अच्छा ठीक है ना, चलो हमें उस गली में छोड़ दो, हम चले जाएंगे। बिट्टू ने अपनी तर्जनी से दाईं ओर की गली की ओर इशारा किया था। घर के सामने छोड़ देते हैं, अंधेरा हो गया है, कौन देखेगा? मुंह ही मुंह से बुदबुदाते हुए सुक्खू ने गाड़ी गली में मोड़ दी थी, पर उसे लौट जाने का मौका ही नहीं मिला था। काका गली में ही टहलते मिल गए थे। बिट्टू जानती थी कि अंधेरा होते ही काका अम्मा सब घर के बाहर आ जाते हैं। काका पहले तो आंखें सिकोड़कर कुछ देर तक देखते रहे थे सुक्खू को, फिर पहचानते ही खिल गए थे। पाँव पर झुकते सुक्खू के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए ललाइन की ओर देखकर बोले, लो संभालो, आज भी ढूंढ लाया है तुम्हारी बिट्टू को। फिर सुक्खू के कंधे पर दोनों हाथ रखकर बोले, कहाँ मिली? आज भी किसी नदी तालाब में डुबकी लगाते तो नहीं मिली? फिर लॉन में कुर्सी खींचकर एक पर खुद बैठे और दूसरी पर सुक्खू को बैठाया, और बरामदे में दीवार से पीठ टिकाए खड़ी कुंती की ओर देखकर बोले, जा पहले अपनी अम्मा से मिल ले, फिर बातें करेंगे। पर काका, हमने जो किया उसके बाद भी आपने हमें माफ़ किया? सुक्खू ने गर्दन झुकाए भीगे स्वर में पूछ लिया था काका से। वे कुछ देर सुक्खू के मुंह की ओर देखते रहे थे, ध्यान से, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों कि ये वही सुक्खू है जो उनके गांव वाले घर की धुरी था, पूरे घर की गतिविधियां जिसके चतुर्दिक घूमती थीं, बिट्टो को जिसने कितनी ही बार मौत के मुंह से निकाला था। 15 वर्ष का किशोर आज पूरे 18 वर्ष बाद 33-34 वर्ष का युवक बनकर उनके सामने खड़ा था। पता नहीं दुनिया की कितनी ठोकरें खाई होंगी, कहाँ कहाँ भटका होगा। उनका मन भर आया। काश उस दिन लाला ने उसे ना पीटा होता। काका, सुक्खू ने नींद से जगाया था उन्हें। वो न जाने कब उनके पाँवों से लगकर ज़मीन पर बैठ गया था। अरे ये क्या कर रहे हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। उन्होंने उसे कंधों से उठाकर फिर से अपने पास रखी कुर्सी पर बैठा लिया था। देखो बेटा, मुझे उस दिन भी तुझ पर इस बात के लिए गुस्सा नहीं आया था कि तूने सरसों में आग लगाई। लाला ने जो तेरे साथ किया उस पर तेरा गुस्सा जायज़ था, पर तूने दीनू को किस बात की सजा दी? वो तो रामचरण पानी लगाए था खरबूजों में, वरना दीनू का तो उस रात राम नाम सत्य हो जाता। तूने एक बार भी उसके बारे में? काका ने जैसे सवालों की झड़ी लगा दी थी सुक्खू के सामने। पर आपको क्या लगता है काका, वे जिंदा थे? सुक्खू ने जवाब के बदले सवाल किया था। इस प्रश्न पर काका निरुत्तर होकर बेचारगी से सामने खड़ी कुंती की ओर देखने लगे थे। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? अरे तुमने कितनी बार बिट्टू को मौत के मुंह से निकाला था, उसके आगे तुम्हारी वो नादानी तो कुछ भी नहीं थी। ललाइन के कहे शब्दों ने वर्षों से पश्चाताप की अग्नि में जल रहे उसके अंतर को शीतल कर दिया था। उसने आंखें बंद कर एक दीर्घ श्वास लेकर छोड़ी। माँ के हाथ से गिलास लेकर एक सांस में खाली कर दिया था। अभी आप सुन रहे थे शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी प्रेत मुक्ति। कल मिलेंगे फिर किसी दूसरी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।